श्री विठल शंकर अवस्थी। सभापति महोदय, आपने मुझे आय व्यय बजट 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये जो बजट है सभापति महोदय, हमारे गांव में ऐसी कहावत है कि जब कोई कुछ करना नहीं पड़ता, केवल बोलना पड़ता है, तो एक कहावत बनाई गई है देसी भाषा में कि लालिया को होली में गई बढ़ रहे। तो यही हालत इस बजट की है कि अगर हम पिछले 3 बजटों पर नज़र डालें तो ऐसे हालात हैं कि हमको पटवारियों की जो स्थिति है इस राजस्थान में, 4 पंचायतों पर एक पटवारी है, और पटवारियों के कारण से जो परेशान जनता है, काश्तकार इतनी परेशान हो रही है, उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आपने कहा हमने इतनी भर्तियां कर दी, उतनी भर्तियां कर दी, लेकिन हुआ कुछ नहीं धरातल पे। बजट का वास्तविक स्वरूप तब आता है जब वो धरातल पर उतर कर आता है, और इस बजट को जो बहुत बढ़िया बजट बताया जा रहा है उसको बढ़िया तभी कह सकते थे जब पिछले 3 बजटों का अगर धरातल पर क्रियान्विति सही तरीके से हो जाती, तो हाँ, निश्चित रूप से इस बजट की घोषणाओं की भी क्रियान्विति होगी। लेकिन मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि जिस तरह से 3 बजटों का हश्र हुआ है, उसी तरह का हश्र इस बजट का होने वाला है। और इस जादूगर ने जो जादू दिखाया है, वो जादू ऐसा जादू है जिस जादू में न कोई सच्चाई होती है। जादूगर आता है, फूल को चांदी का सिक्का बना देता है, 100 के नोट को 2000 का नोट बना देता है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती है। हालात यही इस बजट के हैं कि जितनी भी घोषणाएं हुई है, ये सब थोथी घोषणाएं हैं, इनकी क्रियान्विति करना कोई संभव कार्य नहीं है। और जो हालात इस राजस्थान के इस सरकार ने बनाए हैं पिछले 3 वर्षों में, बेरोजगारों का भत्ते की घोषणा की थी, वो घोषणा थोथी घोषणा। आज भी बेरोजगार बेचारा आसमान की तरफ मुंह देख के बाएं खड़ा है कि आज हमारे बेरोजगारी भत्ता आएगा। किसानों के ऋण माफी की घोषणा थी, वो घोषणा आज कई लोग ये कहते हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए मोदी जी नहीं कर रहे हैं। अरे वोट तो आपने लिए थे, आपके राष्ट्रीय नेता ने घोषणा की थी कि हम 10 दिन में इस ऋण का माफ करेंगे, और आज आप मोदी जी का नाम लेके बच के निकलना चाहते हो। जब आपने घोषणा की है तो जिम्मेदारी आपकी है, किस तरह से इन बैंकों का ऋण माफ किया जाए, ये आप चिंता करिए। आप मोदी जी चिल्ला के अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते जा रहे हैं। ये बजट की घोषणाएं आपकी और चुनावी घोषणाएं, इन घोषणाओं पर अगर जनता को आपने जवाब नहीं दिया और अगर उन पर क्रियान्विति नहीं की, तो निश्चित रूप से जनता आपको धोखेबाज कहेगी। हाँ, वो लग रहा है ना। माननीय विधायक जी, अपने स्थान पे जाइए, आप स्थान पे जाइए। आज संविदा कर्मियों को आपने नियमित करने की बात कही थी, संविदा कर्मियों को नियमित करने की जब सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। जरूरत नहीं आपको बीच में बैठे बैठे बोलने की। अभी तो पुराने नहीं सीख रहे, वो क्या सीखेगा। संविदा कर्मियों को नियमित करने की जहां तक सवाल है, आपके चुनावी घोषणा पत्र में और बजट के घोषणाओं में भी ये तक कहा गया था कि संविदा कर्मियों को हम स्थायी करेंगे। आज तक वो संविदा कर्मी भगवान भरोसे बैठा है और 5-5 हजार रुपए की तनख्वाह लेके अपने जीवन का माननीय सदस्य इधर महत्वपूर्ण समय व्यतीत कर रहा है। उनको कोई जरूरत नहीं, आप इधर से बताओ, मेरा ज्ञानवर्धन करो आप। हमको भिलवाड़ा में 30 किलोमीटर रोड प्रत्येक विधानसभा में दिया गया था, और पिछले बजट की घोषणा है आज भिलवाड़ा में 1 किलोमीटर रोड नॉन पेचेबल सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। ये बजट की घोषणाओं के हालात बता रहा हूं। हमारे भिलवाड़ा में कोठारी नदी पर सांगानेर पुलिया पर 30 करोड़ रुपए की लागत से एक ओवरब्रिज का निर्माण बनाने का घोषणा इस बजट में हुई थी,
उस बजट में 1 इंच का कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है। किस तरह से हम विश्वास करें कि जो ये छलावा जो इस बजट का आपने पेश किया है, ये बजट साकार आकार ग्रहण करेगा? इसका विश्वास न जनता को है और न कभी तीसरे 3 बजटों की हालत देखते हुए इस बजट का तो विश्वास जनता कतई नहीं करेगी। आज आपने पेंशन की घोषणा की। ये पेंशन 2004 में जो कर्मचारी लगेंगे वो पेंशन पे जाएंगे 2030 और 32 में। आपको क्या लगेगा? घोषणा कर दी, मैं घोषणा कर दूं 2024 में पैदा होने वाले हर बच्चे को मैं नौकरी दूंगा, तो देंगे हम 18-20 साल की उम्र होगी तब जाके। हमारा क्या लगेगा उसमें? आपने पेंशन की घोषणा करके झूठी छुपाई लेने का मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि ललिया को होली में कहीं न बोल रहे हो। आज कृषि का जो आपने अलग से बजट पेश किया है, उस कृषि बजट में राजस्थान की जीएसडीपी में 30% हिस्सा एग्रीकल्चर का होता है और आपने केवल 5.82% का बजट राजस्थान की कृषि को दिया है। ये कृषि के साथ और काश्तकारों के साथ भारी अन्याय है। महिलाओं को इस पूरे बजट में अछूता रखा गया है। महिला 50% आबादी है राजस्थान का हिस्सा, उस 50% महिलाओं को कोई योजना के साथ नहीं जोड़ा गया इस पूरे बजट में। मेरे भीलवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज की घोषणा पिछले बजट में हुई थी। वो नर्सिंग कॉलेज का आज तक दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं है। शुरुआत तो होना दूर है, कहीं भवन बिल्डिंग के घोषणा का कोई भाई ये कॉलेज है कि इसमें कोई एडमिशन हो रहे हैं। उस बजट का क्या होगा? नंदीशालाओं का हाल हुआ वैसा होगा। नंदीशालाओं की घोषणा पहले बजट में आपने की थी, इस बजट में भी आप नंदीशाला की घोषणा कर रहे हैं। किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि आप हर बजट में हर योजना को जोड़ के वो की वो घोषणा रिपीट करते हैं। एक बार विचार करिए कि आपको मोदी का जो फोबिया हो रखा है, उस मोदी ने तो देश को आज कहां से कहां तक पहुंचा दिया दुनिया में, और इस राजस्थान को हमने कहां पहुंचा दिया, इस पर चिंता करिए। आज यूपी जैसा प्रदेश जो देश में कानून और व्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश कहलाता था, आज योगी के राज में वो दूसरे नंबर पे आ गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था में आज उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पे आ गया 5 सालों में। लेकिन ये राजस्थान कौन से नंबर पे पहुंच गया, ये हमको सोचना चाहिए। अपराध के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी जैसा कानून व्यवस्था से पूरी तरह प्रभावित क्षेत्र आज दूसरे नंबर पे है देश में। और राजस्थान में उद्योगों की दुर्दशा इस शासनकाल में जितनी हुई है, आज मेरे भीलवाड़ा के उद्योग जो मैनचेस्टर कहलाता है, भीलवाड़ा भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, जहां 10 करोड़ मीटर कपड़ा प्रति माह बनता है, उस भीलवाड़ा की हालत ये है कि वहां के उद्योगपति एमपी और गुजरात जाने को मजबूर हो रहे हैं। और आज ऐसी हालत है कि उद्योग मंत्री यहाँ बिराजी हुई थी, कहीं पधार गई है। मेरा निवेदन रहेगा कि भारत सरकार ने एक टेक्सटाइल पार्क के राजस्थान को देने की घोषणा की है। वो टेक्सटाइल पार्क का हक केवल और केवल भीलवाड़ा का बनता है। ये पूरा भारत जानता है कि भीलवाड़ा भारत का मैनचेस्टर है, और उस मैनचेस्टर के कारण से वहाँ इतना कपड़ा बनता है, कम से कम 1.5 लाख 2 लाख मजदूर वहाँ कार्यरत हैं। ऐसे क्षेत्र को उपेक्षित करके वो टेक्सटाइल पार्क वो जोधपुर ले जाना चाहते हैं। इस तरह का अन्याय और उपेक्षा अगर उद्योगों की होती है, जहां टेक्सटाइल का कोई इतना काम कारोबार नहीं है जोधपुर में, लेकिन वो टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा का हक बनता है। मंत्री जी यहाँ विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि भीलवाड़ा का हक भीलवाड़ा को मिलना चाहिए और टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा आना चाहिए। ये राजस्थान सरकार से मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद सर। विराजिए श्री जेपी चंदेलिया। एक मिनट सर प्लीज, एक धन्यवाद का आदान प्रदान हो गया। और मैंने तो उनको दिया सर, उन्होंने समर्थन किया। समाप्त करें सर मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि मेरे भीलवाड़ा में पूर्व उपनगर है, उस उपनगर पूर्व में जब मैं धरने पे बैठा था, वहाँ मकानों में दरारें आ रही थी,
और 50 दिन का धरना दिया था। उस धरने के वक्त में मुख्यमंत्री जी स्वयं पूर्व पधारे थे और उन्होंने मौका देखा था। वहाँ की पूरे पूर्व क्षेत्र की 50,000 आबादी है, उस आबादी ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया और बहुत अभिनंदन किया कि आप हमारे समय पर देखने के लिए पधारे हैं। उस वक्त जनता ने ये मांग की थी कि पूर्व की पीएचसी 35-40 वर्ष पुरानी पीएचसी है, वो पीएचसी आज 50,000 की आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है और उस पूर्व की क्षेत्र की जनता की बेहद भारी मांग है कि उस पीएचसी को शहरी सीएचसी में क्रमोन्नत कराया जाए। मैं लगातार 3 वर्षों से निवेदन कर रहा हूं। सभापति महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सरकार को निर्देशित करें कि पूर्व में शहरी सीएचसी का क्रमोन्नयन जरूरी हो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।